कि किस तरह स्वास्थ्य को सबसे पहले रखना है, ये बात कही जाती थी। लेकिन इस बार सरकार ने इस बजट में पूरा प्रावधान पर फोकस किया है कि हेल्थ केयर एंड वेलबींग का ध्यान रखा जाएगा और उसके लिए एक बजट में अलोकेशन किया गया और साथ ही किस तरह से बायोलॉजी लैब बनाई जाएंगी ये भी, और 10 बड़ी बातें हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। साथ ही साथ अपर्णा, एग्रीकल्चर के लिए बकायदा कहा गया है कि इसके लिए फंड भी बनेगा। किसानों के लिए जिस तरीके से कहा गया है कि एमएसपी को बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया जाएगा और किसानों को कर्ज के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए, तो इसी से समझा जा सकता है कि सरकार ने किस तरीके से पूरा फोकस किया है कि किसानों को भी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया जाएगा। गेहूं की खरीदारी के लिए, धान खरीदारी के लिए भी पैसा दिया गया है, दाल की खरीदारी के लिए भी पैसा दिया गया है। यानी कि किसानों को लेकर के सरकार ने अपना बड़ा दिल दिखाया है, ये बात यहां पर कही जा सकती है। पढ़ो बिल्कुल। और टैक्स पेयर्स की अगर बात करें तो साथ ही इसके साथ ही बुजुर्गों को, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उन्हें टैक्स के लिए बड़ी राहत दी है। खासकर जिनकी जो पूरी आमदनी है वो पेंशन पर ही अगर निर्भर करती है तो उनको टैक्स में दायरे से छूट दी गई है, यानी कि वो टैक्स ना चुका, आईटीआर भी नहीं फाइल करें तो अब उन्हें इस दायरे से बाहर किया गया है। बिल्कुल, 3-4 बड़े अच्छे आंकड़े हैं, उनको मैं रखना चाहूंगा। दाल खरीद के लिए 2013 और 2014 में 236 करोड़ थे, जो अब 2021-2022 में 10,500 करोड़। आप देख सकती हैं कि लगभग ये कई गुना बढ़ चुके हैं। और धान खरीद में बड़ी खबर आ रही है, बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसकी सभी को उम्मीद थी कि टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन अपाणा यहां पर टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सिर्फ जो 75 साल से ज्यादा हैं, जिनको पेंशन मिलती है, उनके लिए यहां पर यह कहा गया है कि वो आईटीआर को नहीं भरेंगे। जी, बीजेपी के प्रवक्ता ओम मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम जी, सैलरीड क्लास तो बड़ी राहत की उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन टैक्स स्लैब में तो कोई बदलाव ही नहीं हुआ। देखिए, जो 75 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनर्स थे उनको सरकार ने राहत यहाँ पे दिया है। और ऐसी कई बातें होती हैं जो सरकार को बड़े पैमाने पर सोचना पड़ता है। और कई सारे, आप अगर बजट में बाकी चीजों को देखेंगे तो जो इस देश में जो इकोनॉमी को स्टैब्लिश करने के, जो इंफ्रा को और ज्यादा गति देने के लिए कई सारे रिलीफ, कई सारे मेजर्स जो इस सरकार ने घोषित किए हैं, उसके बड़े ही दूरगामी परिणाम हम सभी को देखने को मिलेंगे। जो सबसे बड़ी बात है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 34% इस साल बढ़ा के 5,34,000 करोड़ कर दिया गया है। हेल्थ में देखेंगे 131% ये सारी बातें समझ में आती हैं, ये सारी बातें समझ में आ रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर गया, हमें आप ये बताइए सरल भाषा में, जो लोग न्यूज़ 18 देख रहे हैं इस वक्त, उनको आप इतना बताइए कि सरकार ने अपनी आय के साधनों को बढ़ाने के लिए इस पूरी बजट में कौन से कदम उठाए हैं, जिनको आसान भाषा में समझ सके हम। उसने देखिए कई सारी चीजों पे टैक्सेशन भी प्रपोज किया होगा, उसको भी डिटेल स्टडी करना पड़ेगा। लौटेंगे आपके पास। कपिल मित्तल साहब जो टैक्स एक्सपर्ट हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनसे भी समझ लेते हैं। कपिल मित्तल जी, आपने फाइनेंस मिनिस्टर का पूरा ये भाषण सुना, जो टैक्स को लेकर बातें कही गई, किस तरह से आप उन्हें देखते हैं? उम्मीद के मुताबिक है? उम्मीद के मुताबिक बिल्कुल नहीं है। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो सारी चीजें आई, एक आम आदमी के हाथ में पैसा आएगा, वो कुछ नहीं किया गया। फोकस कहीं ना कहीं सिर्फ बड़ी बड़ी स्कीम्स के ऊपर किया गया है, जो कि आएंगी, कब आएंगी, कैसे आएंगी, उसका कोई क्लियर नहीं है। बट जो एक्सपेक्टेशन थी एक आम आदमी को, वो बिल्कुल कहीं भी दिख नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कुछ चीजों को सेटअप करने की, वहां पे कहीं पर भी खरीद नहीं। पहली बार में यहाँ पर कपिल जी, ये लगता है कि सरकार आगे के लिए मैसेज देना चाहती है, अपने ऊपर कोई वित्तीय बोझ बढ़ाना नहीं चाहती। क्या आपको लगता है, आप इस बात से सहमत हैं कि सरकार नहीं चाहती है कि अपने ऊपर कोई वित्तीय बोझ बढ़ाया जाए? बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सरकार बिल्कुल नहीं यहाँ पे लग रहा है कि अपने ऊपर कोई भी बोझ बढ़ाना चाहती है। सरकार ने सारा जो चीजें हैं वो कॉर्पोरेट्स के ऊपर, इंडिविजुअल्स के ऊपर, उनके ऊपर डाल दिया है। लेकिन ऐसे वी शेप रिकवरी कैसे होगी जब इंसान के हाथ में पैसा ही नहीं होगा खरीदने के लिए? तो वी शेप रिकवरी की जो बात कही गई वो कैसे होगी? देखिए, वी शेप रिकवरी मैं आपको बताऊं, जो लास्ट दिसंबर तक का भी डाटा दिया गया है, उसमें वी शेप रिकवरी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अब जब लॉकडाउन में लोग सब बंद थे अपने घरों में, जब वो बाहर निकले हैं तो खर्च तो करेंगे थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद उस वी शेप रिकवरी को मेंटेन कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बजट में कुछ ना कुछ लाया जाए।
जो कि इंडिविजुअल्स के लिए कुछ नहीं लाया गया है सर। तो वी शेप रिकवरी जो दिखी है, जो दिखाई जा रही है, उसमें बहुत फर्क है और उसको मेंटेन करना एक बजट में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये माना जाए कि सरकार घाटे में है और ये घाटा लगातार बरकरार रहेगा, सरकार उसको कवर अप करने के लिए, खपत और निवेश को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर ये देखा जाए कि दोहराई सिस्टम अगर कमजोर रहेगा तो आने वाले वक्त में इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। जवाब लेंगे कपिल जी आपसे, लेकिन उससे पहले वाराणसी का रुख कर लेते हैं। उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, बजट पेश हो चुका है, आपके साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, जरा बताएं कि कौन है और क्या कहना है उनका बजट को लेकर। बिल्कुल, मैं इस वक्त वाराणसी ब्रांच के सीए एसोसिएशन में खड़ा हूं, जहां पर यहाँ पूर्वांचल के सारे बड़े सीए हैं। तो मैं बात शुरू करता हूं पूर्व अध्यक्ष जय जी से। जय जी, बजट आ गया है, अब आपको कैसा लग रहा है, कैसा होगा देश के लिए बजट? देश के लिए बजट अच्छा होगा। इसमें टैक्सेशन में इन्होंने कोई ज़्यादा बदलाव नहीं किया, टैक्स क्लेम में बदलाव नहीं किया, डिडक्शन बदलाव नहीं किया, लेकिन इन्होंने कहा कि जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है, अब उस वहाँ भी ऑनलाइन हेयरिंग होगी। जैसे अपील ऑनलाइन होती थी, असेसमेंट ऑनलाइन होता था, तो वहाँ भी ऑनलाइन होगी। प्लस जो केस रीओपन होते थे, पहले था कि 6 साल से पुराने केस रीओपन नहीं हो सकते रहे, अब कर दिया केवल 3 साल तक ही रीओपन हो सकते हैं, उसके ऊपर रीओपन हो सकते हैं। तो एक तरह से सरकार विश्वास बना रही है करदाताओं के ऊपर और इसी वजह से करदाता बढ़ते चले आ रहे हैं। तो ये अच्छा बजट कहलाएगा। जिस तरीके से कोरोना काल में लगातार उद्योगों के लिए, बहुत सारे उद्योगों के लिए दिक्कत हुई थी, तो अब आपको क्या लगता है कि अब ये बजट कुछ बूस्टअप करेगा? देखिए, बिल्कुल बूस्टअप करेगा, क्योंकि कैपिटल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। और बाकी किसी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि साल भर जब जब जरूरत पड़ी तब तक सरकार ने अपनी तरफ से स्कीम घोषणा कर दी। तो पहले एक जमाना होता था, साल एक बार बजट आता था, अब तो मान के चलिए रोज ही बजट है, जब जरूरत पड़ी चेंज कर दिया, अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया, बजट होता चला गया। तो अब ये बजट को एनुअल बजट न करके अब यूँ कर सकते हैं कि एक बस देना है हर साल, तो दे दिया बजट, आगे चल के देखिएगा धीरे धीरे इसकी वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगी। बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है रियल एस्टेट के लिए किस हिसाब से? रियल इस्टेट के लिए तो फ़ायदा हुआ, क्योंकि स्टील प्रोडक्ट्स घटे और इन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर काफ़ी रियायतें दिया है। पहले भी रियायत थी, उसको कंटिन्यू कर दिया है। साथ में इन्होंने जो भी रेंटल हाउसिंग स्कीम की बात कही, वो बहुत बढ़िया है। गरीब कामगारों के लिए उन्होंने पूरी तरह से छूट का प्राविधान कर दिया कि यदि कोई आदमी इन कामगारों के लिए रेंटल हाउसिंग बनाता है तो उससे होने वाली आमदनी जो है पूरी तरह छूट होगी। तो मुझे लगता है इस पर प्रधानमंत्री जी की जो आवास योजना है और रेंटल हाउसिंग स्कीम की योजनाएं चल रही हैं, इसको बहुत बड़ा बूस्टअप मिलेगा। आपको क्या लगता है कि कितना बजट कितना बड़ा यूजफुल होगा? ये ऑडिट की लिमिट इसमें बढ़ा दी है, 5 से 10 करोड़ कर दी गई है, जो कि छोटे करदाताओं के लिए काफ़ी लाभदायक है। और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए 75 साल के जो ऊपर जिनकी आयु है, उनके लिए अब जिनकी पेंशन से इनकम है, उनको ITR भरने की सहूलियत, नहीं भरने की सहूलियत दे दी गई है। उसके साथ साथ स्टार्टअप के लिए इंसेंटिव अलग से इन्होंने बढ़ा दिया 1 साल के लिए। मिडिल क्लास के लिहाज से अगर हम समझें तो मिडिल क्लास के लिहाज से बजट कैसा है? मिडिल क्लास के लिए एक तो लिटिगेशन को कम किया गया है इस बजट में, ट्रिब्यूनल में केसेस फेसलेस होंगे और आपका स्टार्टअप के लिए 1 साल बढ़ा दिया गया टैक्स हॉलीडे। तो मिडिल क्लास के लिए, छोटे उद्योगपतियों के लिए ये काफ़ी मददगार होगा। जी उपेंद्र, बाकी जो बूस्टअप की बात हो रही थी कि जो कोरोना के जख्म हैं उनमें मरहम का काम करेगा। नहीं, ऐसा है, देखिए बजट जो है ना, ये बिल्कुल फ्लैट बजट है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको डिस्कस किया जा सके। और मेरे अपने विचार से उपेंद्र लौटेंगे आपके पास। समीप शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है समीप शास्त्री जी। शास्त्री जी, मौजूदा क्राइसिस के बीच में इस बजट को कैसे देखते हैं आप? क्या हाथ आए किसानों के? किसानों के लिए 2019 से मोदी सरकार ने 1 लाख करोड़ तक के बेनिफिट्स ट्रांसफर करने की बात करी है जी। और प्रधानमंत्री किसान संसाधन के तहत और जो हमारे किसान मजदूर थे उन लोगों को राशन कार्ड, वन नेशन का जो इनिशिएटिव है वो भी बेनिफिशियल रहा है। तो किसानों के प्रति इस बार मुझे लगता है हमारा देश कृषि प्रधान देश है और किसानों की तरफ सोचते हुए इस बजट में बहुत तो टिप्पणी नहीं करी गई है, मगर मुझे लगता है कि किसानों की तरफ सोचते नहीं। लेकिन सवाल यहां पर यह है, MSP बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना करना
किसानों के लिए कर्ज के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए देना, साथ ही साथ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात बनाना। आपको लगता नहीं है कि सरकार का विजन साफ है, सरकार किसानों के हित में काम करना चाहती है, उनको उसका लाभ देना चाहती है, इसलिए 2022 तक उनकी आय को दोगुनी करने का लक्ष्य भी रखा गया है? समीर जी, आपकी आवाज बहुत क्लियरली नहीं आ रही, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, बहुत सवाल समझ नहीं आ रहा आपका। मैं आपके पास आऊंगा समीर शास्त्री साहब। एक सवाल मेरा सिर्फ इतना सा है कि सरकार जो है वो किसानों की बेहतरी के लिए जो कदम उठा रही है वो इस बजट में साफ तौर पर नजर आ रहा है। जिस तरीके से एमएसपी का उत्पादन जो है वो 1.5 गुना किया गया है, जिस तरीके से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने की बात कही गई है, तो ये किसानों की बेहतरी के लिए तो है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, मगर आज की समस्या ये नहीं है कि आप फंड प्रोवाइड करें। आज की समस्या ये है कि ये फंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी। जुबानी तौर पे बहुत अच्छा लगता है कि इतने फंड एलोकेट कर गए हैं, हमारा देश कृषि प्रधान है, हमारे प्रधानमंत्री का सोच है कि किसानों के प्रति काम किया जाए, मगर ये समस्या तो जमीनी स्तर पे है कि आज भी जो बिचौलिया है किसान के बीच में जो सामान खरीदता है। बिल्कुल, मैं ग्राउंड पर चलूंगा। उमेश श्रीवास्तव हमारे संवाददाता साथ में हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग हैं। उमेश, बजट आ चुका है, वित्त मंत्री का पिटारा खुल चुका है, किस तरीके से लोग देख रहे हैं इस बजट को, और जिस तरीके से किसानों पर फोकस किया गया है, हेल्थ सेक्टर पर फोकस किया गया है, क्या लोग उत्साहित हैं? जी हाँ, निश्चित तौर पर किसान बजट भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने हर वर्ग का ख्याल रखा है, हर वर्ग का ध्यान रखा है और ख़ास तौर से किसानों का ख्याल रखा है। एमएसपी को लेकर के जिस तरह से लगातार 1.5 गुना उत्पादन लागत का मिलने की बात कही जा रही है, या फिर गेहूं, धान और दाल की खरीद को लेकर के बजट निर्धारित किया गया है, या फिर किसानों को कर्ज को लेकर के 16.5 लाख करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है, तो डेफिनेटली ये प्रमुख बड़ी बातें हैं जो इस बजट में कही गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कही हैं। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर वो किस नजरिए से इस बजट को देखते हैं। भाई साहब, ये बताइए कि जिस तरह से एमएसपी को लेकर के इस बजट में प्रावधान किया गया है कि उत्पादन का 1.5 गुना मिलेगा, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव स्टेप है किसानों के लिए। इस बजट को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है किसान होने के नाते? देखिए, सरकार ये कहती है कि हम स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको हमने लागू कर रखा है, तो वो झूठ है, सरकार झूठ बोल रही है। सरकार ने ही हल्फनामा दिया था 2015 में कि हम लागत का 1.5 गुना नहीं दे सकते। ये स्वामीनाथन आयोग है, उसकी पूरी रिपोर्ट को लागू ही नहीं किया इन्होंने। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो बात कही जा रही है बाबूजी, आपको क्या लगता है जिस तरह से गेहूं, धान, दाल इसकी खरीद को लेकर के बजट निर्धारित किया गया है और लगातार किसान बजट इसे कहा जा रहा है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने भाषण के दौरान अच्छा खासा हिस्सा किसानों के लिए ही समर्पित किया है। आपको क्या लगता है कि ये बजट किसानों के हित के लिए कितना फायदेमंद साबित होने वाला है? ये बजट जो है हम फायदा जब समझते हैं, जो एमएफसी जो उन्होंने जो है सरकारी खरीद होती है, गांव में भी अगर व्यापारी कोई आता है तो उससे कम ना खरीदे, उसी रेट से खरीदे। तो इसलिए हम जो है ये चाहते हैं कि इससे कम कोई खरीदे ना, भले ही ऊपर खरीदे। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। बाबूजी, क्या कहेंगे? अभी इस बजट को आप लोग अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे कि आखिर से इस बजट में किसानों को लेकर के क्या कहा गया है, लेकिन जो मोटा मोटी बात समझ में आ रही है वो धान, दाल और गेहूं की खरीद को लेकर के स्पेशल बजट निर्धारित किया गया है। एमएसपी को लेकर के इस बजट में बातें कही गई हैं। ये कहा गया है कि उत्पादन लागत का 1.5 गुना एमएसपी मिलेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा। तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव स्टेप है सरकार का। और जिस तरह से लगातार आप लोग किसानों की बात करते रहे हैं, आज भी यहाँ आप लोग ज्ञापन देने के लिए आए हुए थे, क्या बजट को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो बात कर रहे हैं सरकार, ये जुमलेबाजी कर रही है। किसान तक कोई भी चीज़ नहीं पहुंच पाती, बीच में ही रह जाती है। किसान तो नुकसान के सिवाय कुछ मिलता ही नहीं है उसे। तो वही एमएसपी जो है, एमएसपी का मतलब है कि गांव में आके खरीदारी करावें एमएसपी रेट पे। बिल्कुल उमेश, हम आएंगे आपके पास, हम आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। सुनील सिंह साजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। सुनील सिंह साजन, किसानों को लेकर के, हेल्थ सेक्टर को लेकर के सरकार ने अपने खजाने को खोला है, किस तरीके से आपकी पार्टी रिएक्ट करेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी का मानना है कि जो बजट हम लोगों ने देखा है या अभी तक जो समझ में आ रहा है
उसमें केवल आंकड़ों पे खेल किया गया है। किसानों को कोई राहत देने वाला बजट नहीं है। अभी हम एक किसान साथी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर सरकार किसानों की तरक्की चाहती, और यही बात हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार कह रहे हैं, अगर देश के प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि किसानों की आय 2 गुनी हो जाए, तो वो एमएसपी कौन होगी जिसमें आप 2 गुनी आय कर देंगे। और जो अभी किसान साथी कह रहे थे कि अगर सरकार खरीदे या कोई व्यापारी गांव में खरीदने आता है तो आप उसी लागत पे खरीदिए, उसी मूल्य पे खरीदिए। सरकार वैसे तो कह रही थी कि हम धान खरीद रहे हैं, धान खरीद पर उन्होंने क्या दिया, गन्ने पर उन्होंने क्या दिया। तो ये सरकार केवल आंकड़ों में है। ये बजट किसान के खिलाफ है, रोजगार के कहीं इंतजाम नहीं है, अर्थव्यवस्था कैसे ठीक होगा। नहीं, सवाल ये राजनीति में आपको विरोध करना है, अपर्णा, विरोध करना है तो इसके लिए आप विरोध करेंगे। नई मंडियां सरकार खोल रही है, धान खरीद, गेहूं खरीद, इनके लिए बजट एलोकेट किया गया है। राजनीति की तो विरोध तो करना ही होगा, चाहे मंच कोई भी हो। लेकिन जो आम लोग हैं उनका रिएक्शन क्या है, लखनऊ का रुख कर लेते हैं। अनामिका हमारी सहयोगी वहां से जुड़ रही है। अनामिका, इस बजट के बाद लोगों का बजट कितना संभलता हुआ दिख रहा है, क्या है रिएक्शन आम लोगों का? देखिए अपर्णा, बिल्कुल, हालांकि फिलहाल टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत देर से बजट को देख रहे थे, सुन रहे थे, समझने का प्रयास कर रहे थे कि इस बजट में उनके लिए क्या है। शुरुआत सर मैं आपसे करूंगी, क्या था आपके लिए बजट में और अभी कैसा रिएक्शन होगा आपका? उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उम्मीदों पे सब चीज़ें मायूस हो गई। ना हमको जीएसटी में कोई चीज़ दिखी, ना इनकम टैक्स स्लैब में कोई चेंज आया, ना कोई ऐसा प्रावधान आया कि कोविड के बाद जो लोग डामाडोल हो चुके थे शायद उनको थोड़ा सपोर्ट मिलता, शायद वो फिर से खड़े हो सकते। आपके लिए सर क्या था बजट? काफ़ी निराशाजनक बजट था, काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खाली योजनाएं, परियोजनाएं बड़ी बड़ी थी। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ ऐलान भी तो किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया गया है, इसके अलावा मंडियों के लिए ऐलान किया गया है। क्या लगा आपको देख के? हम लोग तो व्यापारी हैं, हम लोगों को तो कुछ मिलना चाहिए था। स्लैब भी सोचा था, हम लोगों ने बड़ी उम्मीद की थी कि 5 से 7.5 या 10 कुछ भी जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बजट में सिर्फ हम लोगों ने 2 घंटे अगर देखा जाए तो बर्बाद किए बस। नहीं ठीक है, लेकिन फिर भी हेल्थ सेक्टर को ज़्यादा सुदृढ़ करने की बात की गई है यहाँ पर, और भी बहुत कुछ ऐलान किया गया रेलवे के लिए, सड़कों के लिए। तो क्या लगता है आपको कि ये बजट में बहुत हवाई बातें तो नहीं की गई हैं, लेकिन बहुत बुनियादी बातें की गई हैं? बुनियादी है, दूरगामी है, इसमें 2 राय नहीं है, लेकिन हमें राहत तो अभी चाहिए। सड़कों के क्षेत्र में उन्होंने दूरगामी काम किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने दूरगामी पॉलिसी लाई है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी भी हैं, एकदम से नकारा नहीं जा सकता है। और आप मैं ये मान के चलिए कि जो तत्काल राहत चाहिए वो नहीं है, थोड़ा थोड़ा अच्छी भाषा, लच्छेदार भाषण भी था इसमें। पिछले कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं एकदम कुछ अच्छा, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। जैसे अभी की ज़रूरत क्या थी, अभी की ज़रूरत थी, बहुत टूटा हुआ था व्यापारी, आम आदमी, कोरोना काल से लेकर अब तक। तो मेरा सिर्फ इतनी मांग थी इनसे, सरकार से मांग थी, हम सब की मांग थी, स्लैब में राहत मिलती, जीएसटी में कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं। जीएसटी में थोड़ी सी राहत दी है, कुल मिलाकर। आप बताइए सर, क्या इस बजट में दूर का सोचा गया है? ज्यादा लग रहा है जी, दूर का सोचा गया है। इंस्टेंट कोई रिलीफ व्यापारियों को नहीं मिली है, व्यापारी पहले से ही बहुत परेशान था, इंस्टेंट कोई रिलीफ मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली है। बस इतनी राहत जरूर मिली है कि व्यापारियों से कुछ लिया नहीं है सरकार ने। ये इसको राहत बता रहे कि कुछ लिया नहीं गया। खैर, आम आदमी के लिए महंगाई के लिहाज से, या अगर देखा जाए तो छोटी छोटी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आम आदमी के लिए, उसके लिए क्या दिखा आपको बजट? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जो रिलीफ इनको देने चाहिए थे कोविड के बाद, इस साल इनकम टैक्स में भी कुछ रेट देनी चाहिए थी, स्लैब बढ़ाना चाहिए था, वो भी नहीं बढ़ाया, आज इट इज वैसे ही है। और जो ये परियोजनाएं और योजनाओं के बारे में बता रहे हैं कि इसकी लॉन्चिंग, उसके जैसे कि उज्ज्वला योजना के तहत जो लिमिट उसको बढ़ा दी गई, करोड़ों लोगों को और मिलेगा। इसके अलावा हेल्थ को लेकर ज्यादा काम करने की बात की गई है। वो आएगा कहाँ से, आएगा कहाँ से? वो लेंगे तो हम ही आपसे ना, कहीं जो उज्ज्वला योजना में आपने एक्सटेंशन कर दिया उसका। सर आप बताइए, क्या दिखा आपको बजट में आपके लिए खास? बजट केवल बजट जैसा ही था, केवल भाषणबाजी और कुछ नहीं। जो भी उम्मीद थी उस पे कहीं कुछ भी नहीं मिला। व्यापारी को, व्यापारी वर्ग की बात तो मैं सुन रही थी, लेकिन व्यापारी वर्ग के इतर, अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, किसान की बात करें, आम आदमी की बात करें, सबको मिला। व्यापारी ही क्यों केवल किनारे होता हर बार? व्यापारी सबको मिला। एग्रीकल्चर के लिए सब कुछ कर रहे हैं, दे आर डूइंग फॉर कोविड, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द बिजनेस पीपल हु आर नॉट एबल टू पे देयर लोन्स और ईएमआईज बिकॉज ऑफ द। आप बताइए सर, बजट कुल मिलाकर बजट जो है दूरगामी दृष्टि से बहुत बढ़िया बनाया गया, लेकिन तुरंत तत्काल राहत में व्यापारी न एसएमई को न व्यापारियों को कुछ भी प्रदान नहीं किया। सरकार ने जो एसएमई ने 4 महीने लगातार वेतन दिया अपने कर्मचारियों को, दुकानदारों ने वेतन दिया, उन्हें किसी तरह की कोई छूट नहीं मिली। सरकार ने कहा बिजली में छूट देंगे, टैक्स में छूट देंगे, लेकिन कोई भी प्रोविजन नहीं आया।
बिल्कुल निराशाजनक बजट। छूट नहीं यहाँ पर लग रहा है लोगों को कि जो छूट मिलनी चाहिए थी टैक्स स्लैब में वो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन हाँ सरकार ने दूर का सोचा है, ऐसा लोगों का कहना। आपको भी लगता है कि अगर दूर तक सोचा जाए तो जो बुनियादी ढांचे हैं उसको दुरुस्त करने का प्रयास किया गया सरकार? वो पूरी तरीके से सही किया गया है, उसमें कहीं हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं लग रही है। लेकिन व्यापारी, हम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्री के लिए, व्यापारी के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। कोई तरीके का कोई पॉलिसी में चेंज नहीं, कोई स्लैब में चेंज नहीं, कोई जीएसटी के स्लैब में चेंज नहीं। हम लोगों को इस बार के बजट से काफ़ी उम्मीद थी कि कोरोना के बाद अब की बजट में हम लोगों को काफ़ी कुछ मिलेगा, उससे पूरी तरीके से निराशा हुई है, कुछ भी नहीं रहा हमारे लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों को जो आवास की जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, या कोरोना काल के बाद बहुत लोग लौट के भी हैं, उनके पास अपने आवास नहीं है, उनको आवास देने के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया गया, राहत का ऐलान किया गया। तो क्या आपको लगता है कि अगर व्यापारी वर्ग को छोड़ दिया जाए, जो टैक्स स्लैब में छूट की बातें कर रहे हैं, उसको अगर साइड कर दिया जाए तो बाकी हर वर्ग के लिए दूर तक सोचा गया है इस बजट में? ऐसा लगता है आपको, या फिर लगता है कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, तो रियल एस्टेट को जो बूस्ट मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला। रियल एस्टेट के बूस्ट से बहुत सारी कई इंडस्ट्री इफेक्टेड होती हैं और कई सेक्टर्स को बेनिफिट मिलता है। रियल एस्टेट को भी कुछ नहीं दिया उन्होंने, और बिजनेस को मोटिवेट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जो उम्मीदें थी कि जिससे बिजनेस आगे बढ़े, उनका टैक्स कलेक्शन बढ़े, हर आदमी खुशहाल हो, उसके लिए बहुत ज़रूरत थी, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। हेल्थ को लेकर के, क्योंकि इस कोरोना ने ये सिखा दिया कि हेल्थ व्यवस्थाएं जो है प्रदेश की या देश की, वो कितनी मजबूत होनी चाहिए थी। तो आपको लगता है कि उस सेक्टर में काम किया गया, या वहां पर भी निराशाजनक ही हाल? पूछ पाए तो पूछिए, डीजल और पेट्रोल पर फार्म सेस लगाया गया है, क्या इसको इस तरीके से समझा जाए कि सरकार ने अपनी आय बढ़ाने के लिए डीजल और पेट्रोल का सहारा लिया है? वो जिस ढंग से स्टैब्लिश करना चाहिए चीज़ों को, कागज़ पे ज़्यादा चीज़ें, इन प्रैक्टिस नहीं है चीज़ें। ठीक है, पेट्रोल डीजल को लेके सवाल ये उठ रहा है कि उस पे वहाँ पे सेस लगाया गया है, तो क्या सरकार अपने रेवेन्यू पे फोकस कर रही है जो कोरोना काल में बहुत हद तक डैमेज हुआ है? नहीं, उसमें तो छूट बहुत, पेट्रोल को तो अदरवाइज उन्होंने जो मैकेनिज्म कर दिया डेली वाला, तो उसमें तो इनको डेली वाले में तो नहीं छुएंगे, लेकिन अदरवाइज वो बहुत हायर साइड पे उसको नीचे लाना चाहिए। पेट्रोल नीचे लाने से भी सारे रेट्स, हर चीज़ पे फर्क पड़ेगा। क्या आपको भी लगता है कि सरकारी खजाना जो भी आहत हुआ है, प्रभावित हुआ है इस पूरे एक साल में रेवेन्यू की वजह से, वहाँ पे सरकार का ज्यादा फोकस है जनरेट करने के लिए? वहाँ पे सरकार का ज़्यादा फोकस है, बल्कि सरकार को करना ये चाहिए कि सरकारी जो भी चीज़ें उसमें कटौती करके जो व्यापारी वर्ग है उसको थोड़ा सी राहत देनी चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में जो भी सैलरीड जो भी पर्सन थे उनको सैलरी सबको मिली। सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ वो व्यापारियों का ही हुआ। 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया था इसके पहले, वो आपको याद होगा, और अब जाके जो बजट आया है। हमारे साथ कपिल जी, जिस तरह से व्यापारी अपना रिएक्शन दे रहे थे कि कितनी उम्मीदें थी, उम्मीदों का एक बड़ा पहाड़ था, उसके मुताबिक हाथ कुछ नहीं आया, लेकिन डिविडेंड पर राहत मिला। शुरुआती दौर में हमने देखा कि मार्केट ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। देखिए, डिविडेंड की हम स्पेसिफिक अगर बात करें तो डिविडेंड इन्होंने जो बात करी है कि डिविडेंड पे आपको टीडीएस नहीं लगेगा या फिर उसको आपको एडवांस टैक्स से कैलकुलेशन में नहीं लिखना है, तो कहीं ना कहीं ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के पास चले गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक जो लोअर वर्ग है या फिर जो एक लो इनकम टैक्स पेयर है, उसका डिविडेंड इनकम कितना होता है? साल का 10,000 20,000 रुपए। तो यहाँ पे कोई खास मतलब बेनिफिट दिख नहीं रहा है कि जो वो देने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये बात ठीक है छोटे-मोटे कपिल जी, जो बात कह रहे हैं आप प्रैक्टिकली ये बात ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है, क्यों हमें, हमारे दर्शकों को आप बताइए, जो लोग उम्मीद लगाकर बैठे थे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और देश भर के लोग आपको सुन रहे हैं कि टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकता है। लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि 80 में रिबेट को लेकर के भी बदलाव देखने को मिल सकता है, वहां भी बढ़त हो सकती है। ये बदलाव क्यों नहीं किए गए? क्या सरकार अपने ऊपर किसी नए तरह के बोझ को नहीं लाना चाहती है, या सरकार जैसी परिस्थितियां चल रही है उसको ही आगे कंटिन्यू रखना चाहती थी? देखिए, अगर आप देखेंगे ना, मैडम एफएम ने क्या किया, जब बजट शुरू होने से पहले बोला था कि ये इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बेस्ट बजट होगा, और जब बजट खत्म कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि हम अगले 2 महीने में 80,000 करोड़ और बोरो करेंगे, लोन लेंगे। तो यहाँ से इंटेंशन एकदम क्लियर है कि इनके खाते पास कुछ नहीं है देने के लिए, इन्हें सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को किसी भी तरह से एंगेज रखना है। उस एंगेज रखने के लिए इन्होंने क्या किया कि फेसलेस असेसमेंट कर दिया, या फिर ये बार बार किसानों के। लेकिन कपिल जी, ये भी कहा गया था चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की तरफ से कि कर्ज का सही निवेश ही खुद इसकी भरपाई करेगा। क्या आप देख पा रहे हैं इसमें? देखिए, अगर आपको भूख अभी लग रही है तो आप खाना अभी खाएंगे या फिर कल खाएंगे? सबसे पहले जरूरी है कि जब आपको भूख लगे तब आपको खाने के लिए दिया जाए। यहाँ पे कोशिश ये की गई है कि हम एक इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे जो कि फ्यूचर में बहुत बेनिफिट करेगा। आज मांग कोरोना की वजह से मांग आज की है कि आज एक आम आदमी को चाहिए कि उसको पैसा मिले, उसके पास कुछ जॉब्स आए अच्छी,
क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारी जॉब जी ठीक है। और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का रिएक्शन आ गया है, बजट को लोक कल्याणकारी उन्होंने बताया है, तारीफ की है। सुनील साजन जी, आपका रिएक्शन? आप तो आलोचना कर रहे हैं, सीएम योगी ने तारीफ की है, अगर जितना भी आप समझ पाए हो, आप बजट की 5 ऐसी बातें जरा पॉइंट आउट कर दीजिए दर्शकों के लिए जो आपको लगता है कि बेहद खराब रही इस बजट पे। देखिए अपर्णा जी, मैं अभी जब आपका चैनल अलग अलग लोगों के राय ले रहा था तो मैंने सबकी राय सुनी। 90% लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि इस बजट ने निराश किया है। जो उम्मीद थी उस उम्मीद पर नहीं उतरा, और कुछ लोगों ने तो स्पष्ट किया है कि यह बजट कागजी बजट है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भाषण ज्यादा था, वो भी लक्ष्यदार भाषण। मैं एक चीज केवल कह रहा हूं, इस बजट में आप देश की गिरी हुई अर्थव्यवस्था को कैसे ठीक करेंगे, उसका क्या इंतजाम किया। आप कृषि पर लगातार बात कर रहे हैं, हमारे देश में किसान लगातार धरने पर बैठा है, आप कृषि को कैसे ठीक करेंगे। आय दोगुनी बात कर रहे हैं कि हम आय 2022 में दोगुनी कर देंगे, लेकिन रास्ता क्या है, आप किस रास्ते से दोगुनी करेंगे। आप स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू नहीं करेंगे। आपने पहले ही आप कह चुके हैं कि हम 1.5 गुनी एमएसपी नहीं दे सकते हैं, तो आप अपनी ही बातों पर मुकर रहे हैं। कभी आप कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। रोजगार कैसे इंतजाम करेंगे, जब रियल एस्टेट जैसी चीज में आपने फोकस बहुत बड़े पैमाने पर नहीं किया जिससे रोजगार बहुत निकल सकते हैं, तो आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। लेकिन बीमा क्षेत्र में तो किया ना, एफडीआई निवेश वहां बढ़ा दिया। आंकड़ों के अलावा इस बजट में कुछ नहीं। और जहां तक सवाल उत्तर प्रदेश का, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लोक हित में है, लोक कल्याणकारी है। हम आपकी डिबेट के माध्यम से पूछना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को क्या मिला। उत्तर प्रदेश ने देश को प्रधानमंत्री दिया, उत्तर प्रदेश ने महामहिम को दिया, उत्तर प्रदेश ने नहीं, लेकिन सुनील साजन, आपने आपकी पार्टी ने ही सुन लीजिए कोरोना के पीरियड में आपकी पार्टी ने कहा था इस समय सबसे बड़ी चीज है किसी भी सरकार के लिए आम आदमी तक वैक्सीन का पहुंचना। सरकार ने उसके लिए बजट एलोकेट किया है। आप ये चाहते थे कि नहीं चाहते थे? नहीं, बिल्कुल हम चाहते थे अनुपम जी, और हम ही लोगों ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में महामारी कोरोना में भी योगी सरकार ने भ्रष्टाचार कर लिया, इसके प्रमाण सदन से लेकर के और सड़क तक हम लोगों ने दिए। तो ऐसा नहीं आप बजट ले आए और बजट लूट ले, लोगों नहीं किया। तो ये तो वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना महामारी में भी बेईमानी कर लिया। आपके भी चैनल ने दिखाया, चोरी पकड़ी गई तो आप लोगों ने भी दिखाया, और एक्शन भी हुआ, ये भी हमने दिखाया। कुलदीप धालीवाल जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, चेयरमैन है किसान गुरुकुल एग्रो। कुलदीप जी, कुलदीप जी, चोर पकड़ा गया। कुलदीप जी, यहाँ पर सुनील साजन साहब को आपने सुना होगा, पूरा बजट का भाषण भी आपने सुना होगा। किसानों के हाथ क्या लगा, किस तरह से आप देख रहे हैं, और कृषि क्षेत्र में लगातार सुधार के लिए सरकार अग्रसर है, कमिटेड है, ये सरकार की ओर से लगातार कहा जा रहा है। देखिए, इस बजट से ये सिद्ध हो गया है कि जो सरकार है वो किसानों के लिए, किसानों की आय दुगनी करने के लिए वचनबद्ध है। बाकी सेक्टर्स में भी मैं बाकी सेक्टर्स पे टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि उसके लिए जो है सभी और भी पैनलिस्ट बैठे होंगे, लेकिन कृषि सेक्टर में जो भी स्टेप सरकार ने इस बजट में उठाए हैं वो रेवोल्यूशनरी है, और उससे मेरे को लगता है कि ग्राउंड लेवल पे अगर ये सारी चीजें डिलीवर हो जाती हैं, रूरल डेवलपमेंट फंड्स भी ग्राउंड लेवल पे डिलीवर हो जाते हैं, तो निश्चित ही जो किसान की आय है वो दुगनी होगी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। समीप शास्त्री जी, जो अगर हम फार्म सेस लगातार हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि फार्म सेस लगाया गया डीजल पेट्रोल पर, उस पर आपका क्या रिएक्शन है, क्या किस तरह से देख रहे हैं आप उसे, क्या असर पड़ेगा उसका, बताइए जरा। शास्त्री जी, आवाज मिल रही है आपको? शास्त्री जी से हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। कुलदीप जी के पास एक बार फिर चलेंगे। कुलदीप जी, सवाल यहां पर यह है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं रिवॉल्यूशनरी बजट है, अब तक आप कह रहे थे, जब मैं सुबह सुन रहा था, कि जो सरकार की योजनाएं हैं ग्राउंड पर आते आते उनका इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो पाता, बिचौलिए उनमें से चीजों को ले जाते हैं। सरकार अब की बजट में चीजों को ये कोशिश कर रही है कि किसानों की योजनाओं का लाभ किसानों तक सीधे पहुंचे, और अब तक भी सरकार ने यही फोकस किया है।
देखिए, सबसे पहले तो आज के बजट में जो बड़ी बात है वो जैसे बजट पेपरलेस है, वहीं से एक संकेत मिल जाता है कि बिचौलियों की तो छुट्टी होने वाली है। कोई फाइलें नहीं बनेगी, कोई कुछ नहीं बनेगा, सीधा जो है आप इंटरनेट पे जाएंगे और जो भी आपकी प्रपोजल है वो एक्सेप्ट होगी। मतलब एक संकेत मिल रहा है उससे ये, और अगर ये गवर्नमेंट सेक्टर में हो रहा है बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल कुलदीप जी, सुनील सिंह साजन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए आप हमारे साथ। सवाल सबसे बड़ा ये है कि वित्त मंत्री का पिटारा खुल गया हेल्थ सेक्टर को लेकर के अपाणा, और जिस तरीके से किसानों के लिए ध्यान केंद्रित किया है, यानी कि सरकार ने यहां से 2021 के इस बजट में दूर की सोची है और दूर तक फायदा देने की कोशिश की है। और लगातार बने रहिए हमारे साथ, यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौट रहे हैं।